हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। हम उद्योगों का वर्गीकरण इसकी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने औद्योगिक अवस्थिति के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है और ऐसे कौन से कारक उपलब्ध होते हैं जिनकी वजह से औद्योगिक की अवस्थिति, जिसे हम स्थापना या लोकेशन कह सकते हैं या औद्योगिकरण का सेंट्रलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखी है। उसमें हमने कच्चा माल, श्रमिक, भांडवल, वीज, बाजार और परिवहन तथा ये सब उपलब्ध होने के लिए न्यूनतम खर्च जहां आता है वहां ही औद्योगिक अवस्थिति की जाती है, ये हमने देखी है। देखो, उद्योगों का वर्गीकरण रोजमर्रा के इस्तेमाल की विविध औद्योगिक उत्पादों की सूची हमें बनाने के लिए कहा गया है। इसमें मतलब हर दिन कौन से हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों की विनिर्माण उद्योगों की लिस्ट आपको बनानी है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि का एग्जाम्पल दिया गया है। ये सब उत्पादन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ से कौन से उत्पादों का वर्गीकरण जब हम देखने वाले हैं तो इस उत्पादन का कौन से उद्योग में समावेश होता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको बताने हैं। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विविध उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। अगर हम यदि इसके मापदंड क्या है, किन के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण हम समझ सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण लगभग हमें 5 प्रकार का दिखाई देता है, जिनमें से पहला प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बताया है, जिसे हम एग्रो बेस इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। दूसरा, प्रमुख भूमिका के आधार पर मेन रोल बेस पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा प्रकार पूंजी के आधार पर, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। इनके अलावा यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर, जिसे हम ओनरशिप कह सकते हैं, और कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के भार पर, यानी कि बुल एंड वेट किस तरह से रहता है, इसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला, हम कच्चे माल के आधार पर किस तरह से उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। इसमें भी 2 प्रकार हमें यहाँ दिखाई देते हैं। देखो, पहला है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर पहला है कृषि आधारित। आपको मालूम है कि हमें, जिसे हम एग्रो बेस इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं, और कौन से भी उद्योगों का कितना भी विकास क्यों न हो, उसके लिए रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के लिए हम खेती पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर देखो, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, इनके अलावा रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल, इनके आधार पर हमारे कितने भी बड़े बड़े उद्योग विकसित क्यों न हो, इनके कच्चे माल के लिए कृषि पर आधारित रहना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ इन उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। इनके अलावा हमें खनिज से भी मिलता है, इसलिए दूसरा प्रकार कच्चे माल के आधार पर हमें खनिज आधारित उद्योग भी हम कह सकते हैं, जिसे हम मिनरल बेस इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। देखो, यहाँ पर लोहा तथा इस्पात मतलब खनिज, लगभग जमीन से हमें निःशुल्क जो खनिज मिलता है, जिसमें लोहा तथा इस्पात, जिसे हम आयरन एंड स्टील कह सकते हैं, इनके अलावा सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन, मतलब इनके उद्योग के लिए हमें खनिज पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इन उद्योगों का समावेश खनिज आधारित उद्योग में किया जाता है।
इनके अलावा दूसरा प्रकार यहाँ पर बताया है भूमिका के आधार पर, जिसे हम मेन रोल, इसमें पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, यानी कि इस पर बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री कह सकते हैं। आधारभूत उद्योग यानी क्या कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग पर निर्भर है, मतलब उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग पर निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोह इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन। प्रगलन जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन मतलब वितळवणे, त्याला प्रगलन असं म्हणतात। मतलब आधारभूत उद्योग ये जो उत्पादन है ये कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योग पर निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोह इस्पात, यानी कि लोह पर या इस्पात पर आधारित कितने भी वस्तु ये हमें निर्माण करने हैं तो इनके लिए उन पर कच्चे माल निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है तांबा प्रगलन, मतलब तांबे से कौन सी भी चीज अगर हम बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जब चलती है तब कच्चे माल पर जो प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। और यहाँ पर आधारभूत उद्योगों में इसका ही समावेश किया जाता है। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग यानी क्या कि जैसे वस्तु हम निर्माण करते हैं तो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल किया जाता है, उन पर कोई भी प्रोसेस की जाती नहीं है। ऐसे उद्योगों को हम कंज्यूमर इंडस्ट्री या उपभोक्ता उद्योग कह सकते हैं। देखो, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयुक्त हेतु के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीनी, जब उत्पादन लिया जाता है तो उन पर कोई भी प्रोसेस नहीं की जाती है, डायरेक्टली हम उनका इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है। और ये सब उपभोक्ता उद्योगों में चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे तथा सिलाई मशीन इनका समावेश किया जाता है। इनके अलावा और भी उद्योग है, ये आपको फाइंड करना है जो एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया नहीं है। और उद्योग के वर्गीकरण में तीसरा प्रकार हमें बताया है कि पूंजी निवेश पर आधारित, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। आपको मालूम है कि कौन सा भी उत्पादन मतलब उद्योग छोटा से छोटा रहे या बड़ा से बड़ा, वो इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास कैपिटल की जरूरत रहती है। और ऐसे पूंजी के निवेश पर कौन से उद्योग निर्भर है ऐसे हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक उत्पादन के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो, एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक लघु जो उद्योग रहता है उनकी परिसंपत्ति की जो एक इकाई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि एक टुकड़ा कह सकते हैं या डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इसके लिए मतलब हमारा जो उद्योग है उस उद्योग बढ़ाने के लिए हम इकाइयां तैयार करते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। या उद्योग जब हम शुरू करते हैं तब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। और यहाँ पर बताया है कि निवेश सीमा समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। मतलब ऐसे कुछ उद्योग रहते हैं जो ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे रहते हैं जिन पर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और सिचुएशन के तौर पर हम निवेश कम या ज्यादा कर सकते हैं। और खास तौर पर अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। मतलब अधिकतम जो स्वीकार्य निवेश है उस निवेश के आधार पर की जाती है कि यह निवेश मूल्य समय के साथ साथ बदला गया है। मतलब समय के साथ साथ मूल्य भी बदल सकता है। मतलब प्राइस में कम ज्यादा होती है तो निवेश में भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। मतलब छोटे उद्योगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निवेश सीमा या समय परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन हमें बताया गया है। क्योंकि अगर किसी उद्योग में यह निवेश 1 करोड़ से ज्यादा रहता है तो उसे बहुत उद्योग कहा जाता है। मतलब मल्टी इंडस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर
लिमिट के ज्यादा अगर हम इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं तो हमारा उद्योग बढ़ता है, और उद्योग बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन जितना हमें प्रॉफिट मिलता है हम गवर्नमेंट से उतना ही तादाद में टैक्स पे नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिमिटेशन बताया गया है कि इसलिए हम उद्योग का बढ़ावा करने के बावजूद भी उस उद्योग के लिए हमें ज्यादा खर्चा नहीं आया है, ऐसा भी हम डॉक्यूमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे उद्योग रहते हैं तो उसे हम पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कहते हैं। चौथा है स्वामित्व के आधार पर। यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर जिसे ओनरशिप बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज कौन से हैं, इसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और सरकार के द्वारा उद्योग किए जाते हैं तो उनकी प्राइस समाज के हित की दृष्टि से कम रहती है। फॉर एग्जांपल भेल एंड सेल, यानी कि भेल यानी कि बी फॉर भारत, एच फॉर हेवी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल एंड एल फॉर लिमिटेड, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसे हम भेल उद्योग कह सकते हैं। इनके अलावा सेल, ये एक उद्योग है जिसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कह सकते हैं। यानी कि आपको अगर पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग किए जाते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का समावेश होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से उद्योगों का समावेश किया जाता है, तो शॉर्ट में इसका भेल एंड सेल आपको बताना है। दूसरा है निजी क्षेत्र, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि पब्लिक सेक्टर में ऐसे कुछ उद्योग रहते हैं जिनका विकास करना बहुत ही समाज के लिए या राष्ट्र के लिए जरूरी होता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट लेवल का रहे या नेशनल लेवल का रहे, उस फैकल्टी में वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। जो बेसिक नीड्स है उनके लिए ज्यादा गवर्नमेंट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदर कुछ लोगों के लिए बेसिक नीड्स भी पूरे वो नहीं कर सकते, तो उनकी क्या जरूरत है वो पूरी करने के लिए सरकार क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो सरकार डेवलपमेंट करने के लिए कुछ समाज में रिच लोग रहते हैं, उद्योजक जिसे हम कह सकते हैं, उनको क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप इस उद्योग में सहभाग ले सकते हैं। और ऐसे कुछ उद्योग, कुछ अमीर लोग या उद्योजक अगर सहभागी होते हैं तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और उस उद्योग में हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कुछ लोगों को इनमें शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल टिस्को, बजाज और डाबर ऐसे कुछ उद्योग है जिनका समावेश निजी क्षेत्र में किया जाता है। देखिए उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसका संचालन अथवा लोगों द्वारा स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, व्यवस्थापन किया जाता है, उसी तरह से निजी क्षेत्र में जिनकी ओनरशिप है, माल के हक है, वही क्या करता है, मैनेजमेंट करता है या संचालित किया जाता है, व्यवस्थापित वही कर सकता है। और इसमें टिस्को का समावेश किया जाता है। टिस्को यानी क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से टाटा, बजाज और डाबर ये एग्जाम्पल्स निजी क्षेत्र में बहुत ही योगदान उन्होंने दिया है, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ लोगों का निजी क्षेत्र में योगदान है। फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकता है, रिलायंस, इस इंडस्ट्री का भी निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये ध्यान में रख सकते हैं। इनके अलावा संयुक्त उद्योग जिसे हम जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं। देखो वैसे उद्योग जो राज्य और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। मतलब देखो सार्वजनिक क्षेत्र नाम से भी हम पहचान सकते हैं, निजी क्षेत्र ये भी नाम से भी पहना जाता है। उसी तरह से संयुक्त यानी कि जॉइंट, यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार और निजी क्षेत्र, राज्य सरकार के साथ साथ जो
निजी क्षेत्र में फॉर एग्जांपल रिलायंस मैंने कहा है, टिस्को या बजाज या डाबर, ऐसे कुछ जो लोग रहते हैं जो सरकार को सपोर्ट करने के लिए उस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। और इसलिए अगर ऐसा उद्योग रहता है तो उसे संयुक्त उद्योग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का समावेश संयुक्त उद्योग में किया जाता है। इनके अलावा स्वामित्व के आधार पर सरकार सहकारी उद्योग, देखो जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उद्योगों, श्रमिकों या उद्योग या श्रमिक दोनों पर ही निर्भर रहता है। मतलब उद्योग लेने के लिए उनको उद्योगों पर भी निर्भर रहता है। उद्योग कौन, जो उत्पादक लेता है। उत्पादक के अलावा उत्पादन किन के जरिए होता है, श्रमिकों के जरिए होता है। तो श्रमिक और उत्पादक दोनों पर अगर निर्भर रहता है तो ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है, सहकारी उद्योग कहा जाता है। मतलब देखो सहकारी उद्योग और अदर उद्योग में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान में रखो। क्या है कि अदर सहकारी उद्योग के अलावा अदर जो उद्योग है वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स के लिए अदर रिसोर्सेस या कुछ कृषि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सहकारी उद्योग खेती पर तो निर्भर रहते हैं, लेकिन जो उत्पादन लेने वाले हैं उन पर ही निर्भर रहते हैं। सिर्फ उत्पादन लेने वाले नहीं जिसमें किसानों का समावेश होता है वो भी आते हैं। इनके अलावा मजदूर यानी कि श्रमिक, उन पर भी वो निर्भर रहते हैं। मतलब सहकारी उद्योग उत्पादक और श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनका समावेश सहकारी उद्योग में किया जाता है। और आपको मालूम है कि हमारे भारत में चीनी जो उद्योग है ये सहकारी क्षेत्र में आता है, लेकिन गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में ये चीनी उद्योग बहुत ही डेवलप हुआ है। ऐसे कुछ कारणीभूत घटक कौन से है वो हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन सहकारी उद्योग में चीनी उद्योग का समावेश किया जाता है। जो महाराष्ट्र में ये उद्योग है, इनके अलावा अदर कुछ घटक राज्य में अलग अलग उद्योग जो लोकल के लेवल पर उद्योग किए जाते हैं उनका भी समावेश सहकारी क्षेत्र में किया जाता है। महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है, उसी तरह से केरल में नारियल का उत्पादन ज्यादा लिया जाता है, इसलिए किसान और नारियल कटिंग करने वाले जो लोग हैं उन पर वो निर्भर रहते हैं। इसलिए सहकारी उद्योग में नारियल उद्योग का भी समावेश किया जाता है और नारियल उद्योग केरल में किया जाता है। इस तरह से सहकारी उद्योग में चीनी और नारियल उद्योग का समावेश किया जाता है। और उद्योगों के वर्गीकरण का जो लास्ट पॉइंट है, कच्चे तथा तैयार जो माल है उनकी मात्रा कैसे है, इन पर आधारित जो उद्योग रहते हैं उन फॉर एग्जांपल बुल्क एंड वेट रॉ मटेरियल्स जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि हेवी, मतलब रॉ मटेरियल्स तो मिलता ही है लेकिन वो वजन से भारी है, इसलिए उनको मात्रा कहा जाता है या भार कहा गया है। और इस उद्योग में देखो भारी उद्योग कहा जाता है। और आपको मालूम है कि लोह तथा इस्पात उद्योग में जो मिनरल्स का, खनिजों का जो रॉ मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसका भी हमें ज्यादा वेट दिखाई देता है, इसलिए उनको भारी उद्योग या अवजड़ उद्योग कहा जाता है। इसमें लोहा तथा इस्पात आता है। लोहा तथा इस्पात इनके अलावा जो हल्का मतलब हेवी नहीं रहता, लाइट वेट रहता है, इसलिए उनका समावेश लाइट इंडस्ट्री में भी किया जाता है जिसे हम हल्का उद्योग कह सकते हैं। इसमें हम भारी और इसे हम कह सकते हैं हल्का, और इसमें हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम का समावेश इस उद्योग में कर सकते हैं। अलावा हम इलेक्ट्रिकल का भी समावेश इसमें कर सकते हैं। देखो हल्के उद्योग जो काम करने वाले कच्चे माल पर प्रयोग करते हैं और हल्के तैयार माल का ही उत्पादन करते हैं। फॉर एग्जांपल विद्युत उद्योग जिसे हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं। और इसमें एल्यूमिनियम, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक वीज वाहक या शक्ति वाहक के लिए इनका समावेश किया जाता है। इस तरह से जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है, हमें 5 प्रकार के तौर पर उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ हमें दिखाई
देता है, जिसमें कच्चे माल पर आधारित, दूसरा है भूमिका पर आधारित, तीसरा है पूंजी निवेश पर आधारित, और फोर्थ है स्वामित्व के आधार पर, और पांचवा जो है कच्चे माल की मात्रा है। इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर।